टुडेज टॉपिक इज लाइफ स्टाइल इन प्रेगनेंसी। भाई लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए भाई प्रेगनेंसी में, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं भाई वेट, कितना वेट गेन होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, कितना वेट गेन नॉर्मल है। तो सबसे पहला अगर हम किस से देखेंगे, हम किससे कंपेयर करेंगे भाई, प्री प्रेगनेंसी वेट कितना है, प्री प्रेगनेंसी कितना बॉडी मास इंडेक्स है फीमेल का। तो अगर प्री प्रेगनेंसी थिन है, मतलब थिन का बोलेंगे हम 18.5 से कम है बीएमआई। दूसरा अगर मॉडरेट है, नॉर्मल जिसको बोलेंगे, तो हमारा 18.5 से लेकर 24.5 बीएमआई है। अगर ओबीज है, मोटी है, तो ओबीज हो गया मोर देन 30। ये हो गया हमारा प्री प्रेगनेंसी वेट, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। तो इनमें भाई कितना कितना वेट गेन कर सकती है। एक थिन जो है वो उसको 12.5 से लेकर 18 केजी तक वेट गेन करना चाहिए। एक मॉडरेट है उसको 11 से लेकर 15 केजी तक, और ज़्यादा ओबीज है उसको 5 से लेकर 9 केजी तक। तो ये वेट गेन करना चाहिए बॉडी मास इंडेक्स के दौरान। इतना रिकमेंडेड वेट गेन है, इतना अच्छा वेट गेन है, इतने इतने इस पर्टिकुलर बीएमआई के हिसाब से। तो अब भाई क्या दिक्कत आ सकती हैं, वट कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं वेट को लेकर। तो कॉम्प्लिकेशन अगर रिकमेंडेड है जितना ये है अपना, जैसे रिकमेंडेड है भाई इतना होना चाहिए। अगर रिकमेंडेड वेट के हिसाब से लेस वेट गेन हो, कम हो, और या ज़्यादा हो जाए, तो लेस गेन होया तो क्या होगा भाई, अब भाई डिक्रीज होगा, क्या होगा, जो बच्चा है स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज, मतलब जो एज है वो नॉर्मल एज से लेस साइज का होगा, तो साइज कम होगा, वेट कम होगा भाई, ठीक है। तो लेस फॉर द गेस्टेशनल एज, तो अपने एज के हिसाब से स्मॉल होगा, छोटा होगा। अगर ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो क्या होगा, तो एक तो सबसे पहला क्या होगा, इसको बोलते हैं आप मैक्रोसोमिया। भाई मैक्रोसोमिया होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मतलब जैसे ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो बच्चे में वेट ज़्यादा होने के चांस हो जाते हैं। अगर बच्चे में ज़्यादा वेट हो गया तो उसको आप आगे बोलते हैं मैक्रोसोमिया। भाई फीटल वेट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वेट हो गया। अब कितना अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो 5 केजी से ज़्यादा बच्चा होगा तो उसको बोलेंगे मैक्रोसोमिया। अगर बच्चे का मम्मी के जो मैटर्न है उसका गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस है तो 4 केजी से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हम मैक्रोसोमिया। और क्या रिक्स हो सकते हैं भाई, पहला तो मैक्रोसोमिया होगा भाई, मैक्रोसोमिया होगा तो क्या होगा, ज़्यादा वेट गेन हो गया तो और क्या हो सकता है भाई, ज़्यादा चांस हो जाते हैं किसके, हाइपरटेंशन के, किसके, हाइपरटेंशन के, बीपी बढ़ने के। और क्या तीसरा क्या चांस होते हैं भाई, सी सेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई मैक्रोसोमिया है, बच्चा ज़्यादा बड़ा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव डिलीवरी कोज कर सकता है, तो अपने सी सेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया भाई, ज़्यादा गेन हुआ तो मोस्ट कॉमनली भाई के कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ये आ सकती है। अब हमको अगला क्या देखना है भाई, क्या और क्या चेंज होगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट का हमने ध्यान रखना है भाई। तो दूसरा क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेगनेंसी के दौरान हमने मेनटेन रखने हैं। क्यों, क्योंकि हमने पता है भाई कि उसके दौरान एस्ट्रोजन बढ़ता है हमारा प्रेगनेंसी के दौरान, जो क्या करवाता है, वाटर का रिटेंशन करवाता है, रिटेंशन करवा देता है बॉडी के अंदर, रिटेन हो गया भाई, वाटर का रिटेंशन हो गया प्रेगनेंसी के दौरान। और नॉर्मली कितना वाटर रिटेंशन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, 6.5 लीटर के आसपास। अब वाटर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डाइल्यूशनल, क्या होगा, हाइपोनाइट्रीमिया, मतलब भाई पानी ज़्यादा बढ़ने की वजह से सोडियम कम हो गया, पोटाशियम कम हो गया। डाइल्यूशन जिसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ही है वैसे तो सोडियम पोटाशियम का लेवल, बट रिलेटिवली क्योंकि हमारा टोटल ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो इसकी में क्योंकि फ्लूइड बढ़ गया, वाटर का रिटेंशन ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोपोटाशियम या अपना पोटाशियम भी कम हो गया, अपना हाइपोपोटाशियम भी हो गया। अब आगे आ जाते हैं हमारा, अब और क्या हो सकता है भाई, ज़्यादा होगा तो नॉर्मल बात है, क्या होगा, पहला तो ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है भाई, डिक्रीज प्लाज्मा, प्लाज्मा की क्या होगी, ओस्मोलरिटी, ओस्मोलरिटी भी कम हो सकती है, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, तीसरा फिजियोलॉजिकल एडिमा हो सकता है, भाई ज़्यादा हो गया ब्लड में फ्लूइड ज़्यादा हो गया, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड जो होगा वो थर्ड स्पेस में भी लॉस हो सकता है। किस में हो सकता है,
थर्ड स्पेस में लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एडिमा देखने को मिल सकता है हमें उसमें। तो ये होगा अपने वाटर रिटेंशन हो सका। तो अपन ये चीज़ मान लो ज़्यादा सीवियर हाइपोनेट्री में होगा तो सोडियम पोटाशियम देना पड़ सकता है, ओस्मोलैरिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप पानी के साथ सोडियम पोटाशियम इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा कंज्यूम करें मेटनल के लिए। तो ये हो गया हमारा वाटर इलेक्ट्रोलाइट। भाई क्या दिक्कत आ सकती है वाटर इलेक्ट्रोलाइट में। और अपन अब है फोलिक एसिड। भाई फोलिक एसिड की क्या रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हमको पता है भाई फोलिक एसिड जो होता है वो क्या करवाता है, डीएनए रेप्लिकेशंस में हेल्प करवाता है भाई, मतलब अपना मल्टीप्लिकेशंस में, सेल के मल्टीप्लिकेशंस में। तो अब डीएनए का डेफिशिएंसी होगी तो ये मोस्ट कॉमनली अगर डिक्रीज होगा फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो ये सबसे पहले डिफेक्ट डालता है अपने न्यूरो। इसकी ये क्या कोज करता है, ये कोज करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे भाई व्हाट आर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, इसके टॉपिक में। तो भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होते हैं, तो हमको अभी पता लगा बस इतना है कि भाई अगर रेप्लिकेशंस नहीं हो रहा, मल्टीप्लिकेशंस नहीं हो रहा सेल का ढंग से, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ सकता है। तो अब इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के प्रिवेंशन के लिए हमने क्या प्रोफाइलैक्टिक डोज देनी चाहिए। वो कितनी डोज देते हैं अपन नॉर्मली, वो इसमें देते हैं हम 400 माइक्रोग्राम पर डे। तो 400 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से अपने डोज देनी चाहिए। ठीक है, अगर भाई किसी का हम प्रेग्नेंट लेडी है, वो हमारे पास आई और वो बोला कि उसकी फर्स्ट जो डिलीवरी थी उसका बच्चे में क्या था, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था। तो अब हमने यहाँ पर क्या देना है, प्रिवेंट करने के लिए देना है कि रीअकर ना हो। तो क्या करने के लिए हमने फोलिक एसिड का लेवल कितना होना चाहिए जब रीअकर ना हो, रीअकरेंस नहीं हो। तो हमने यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, यहाँ पर हम देते हैं उसको 4 mg पर डे, 4 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से। ठीक है, अब ये हमने कब से कब तक देना है, ये हमने कब से कब तक देना है, 3 मंथ बिफोर कंसेप्शन और या फिर और एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। कब तक देना है, 3 मंथ आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, जब तक हमने ये डोज देना है। और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी में हमने क्या देखने को मिल सकता है, न्यूरल ट्यूब देखने को मिल सकता है। अब फोलिक एसिड हो गया हमारा भाई कि हमने इतना फोलिक एसिड देना है। अगला आ गया भाई कैलोरिक। भाई कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है एक फीमेल ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो T1 में, T2 में, T3 में। तो हमको पता है एक नॉर्मल फीमेल को लगभग 2100 कैलोरी के आसपास, किलो कैलोरी के पर डे के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। तो अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी की इतनी सेम 2100 के आसपास किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से हम देंगे। T2 में हम प्लस कर देंगे कितनी, लगभग 350 किलो कैलोरी। और T3 में हमने कम से कम 450 किलो कैलोरी हमने ऐड करनी पड़ेगी इसमें। तो ये होगी हमने किलो कैलोरी इतनी देनी पड़ेगी ट्राइमेस्टर के हिसाब से प्रेग्नेंट लेडी को, इतनी रिक्वायरमेंट होगी। अब आ गया कैल्शियम लेवल। भाई कैल्शियम कितना डेली रिकमेंडेड है कि भाई कितना हमने डेली कैल्शियम देना है। तो यहाँ पे देखते हैं किस में भाई, प्रेग्नेंट लेडी में और लैक्टेशनल लेडी में। तो इसमें हम कितना रिकमेंडेड है, ये हमने देना है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, टोटल 1000 मिलीग्राम कितने, आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद हमने देना है। अब आ गया 13 आयोडीन कितना रिक्वायर होता है, आयोडीन होता है लगभग अपना 250 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से, इतना आयोडीन देना है। और विटामिन डी जो होता है प्रेग्नेंट लेडी में लगभग हम कितना देते हैं, 1000 से लेकर 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ये हमारी कैलोरी होगी और ये मेन अपने मिनरल्स हो गए जो हमने प्रेगनेंसी के दौरान इतने रिक्वायरमेंट है डेली डोज के हिसाब से। अगला कैलोरी के बाद हो गया एक्सरसाइज। भाई प्रेग्नेंट लेडी ने एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भाई एक नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी ने नॉर्मली कितनी मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत सीवियर नहीं भाई, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम से कम कितना, 150 मिनट पर वीक के हिसाब से, 150 मिनट। अब कौन सी, नॉर्मल जॉगिंग कर सकती है, वॉकिंग कर सकती है ना, और नॉर्मल वर्क कर सकती है। ये हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या भाई,
स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हार्ड एक्सरसाइज नहीं, जैसे भाई क्या साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, भाई जंपिंग। तो ये ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं करनी चाहिए भाई। एक्सरसाइज कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब कब होती है? कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एक्सरसाइज, भाई एक्सरसाइज किस किस कंडीशन में हम प्रेग्नेंट लेडी को कहोगे कि अवॉइड करें एक्सरसाइज को? तो एक तो भाई हार्ट की दिक्कत है प्रेग्नेंट लेडी में, हार्ट और पल्मोनरी, भाई कोई रेस्पिरेटरी और हार्ट से रिलेटेड इशू है तो उसको हम अवॉइड करेंगे कि भाई अवॉइड करो आप एक्सरसाइज। अगला रिस्क ऑफ किसी भी कारण क्या है, उसका प्री टर्म के रिस्क है, भाई प्रेगनेंसी डिलीवरी पहले हो सकती है टर्म से, तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि भाई आप अवॉइड करो। और अगला कि भाई कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्प्लिकेशंस है, तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज भाई। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है चाहिए 150 मिनट कम से कम पर वीक के हिसाब से। अब आ गया भाई एक्सरसाइज के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी, भाई सेक्सुअली एक्टिव होना चाहिए, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करनी चाहिए फीमेल ने या नहीं प्रेगनेंसी के दौरान। तो ऐसे नहीं है कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कर सकते हैं नॉर्मली, बट किस किस के अंदर हमने अवॉइड करनी चाहिए, अवॉइड कब कब करनी चाहिए? तो अवॉइड 2-3 कंडीशन है जिसके अंदर हमने अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला भाई थ्रेटेंड अबॉर्शन है, अबॉर्शन होने के चांस है, थ्रेटेंड है कि अबॉर्शन हो सकता है, उसमें हमने प्रिवेंट करनी चाहिए। प्लेसेंटा प्रेविया है, प्लेसेंटा प्रेविया है, उसमें हमने कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अवॉइड करनी चाहिए। और लास्ट में भाई कोई प्री टर्म लेबर होने के चांसेस है तो उसमें हमने अवॉइड करनी चाहिए। ये होगी हमारी कि भाई हमने लाइफस्टाइल, व्हाट लाइफस्टाइल इन